हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा ये वीडियो स्पेशली फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए जो लाइफ में फर्स्ट टाइम अपना घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। प्रॉपर्टी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन होता है जो एक बिग टिकट ट्रांजैक्शन है जिसमें बहुत सारे पेपर वर्क, बहुत सारे लीगैलिटीज इन्वॉल्व है। तो कोई भी फर्स्ट टाइम बायर के लिए ये सारी चीजें बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग हो जाती है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे सवाल उनके दिमाग में होते हैं, जैसे पूरे ट्रांजैक्शन में क्या क्या खर्चा आएगा, क्या क्या एक्सपेंसेस इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से टैक्सेस एप्लीकेबल हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने हैं, लोन कौन से बैंक से लेना चाहिए या कितना लोन मिलेगा। ऐसे बहुत सारे सवाल है जो कोई भी फर्स्ट टाइम होम बायर के दिमाग में आते हैं। तो उनके लिए ये जर्नी थोड़ी सिंप्लीफाई करने के लिए हमने ये वीडियो उनके लिए बनाया है, जहां पे हम आपको 15 स्टेप्स का हमने एक प्रोसेस डिजाइन किया है, जहां पे प्लानिंग से लेके पोजेशन लेने तक क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व है हम वो डिस्कस करेंगे, राइट। इनकेस अगर कुछ सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में नहीं मिले, सो डोंट वरी। आफ्टर द वीडियो आप हमसे वन टू वन भी कनेक्ट कर सकते हैं और जो भी आपके डाउट्स एंड क्वेरीज होंगे वो हम क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो नाउ। नाउ टू बिगिन विथ, एक बार आपने डिसीजन बना लिया कि आप घर खरीद रहे हैं, राइट। तो सबसे पहला प्रोसेस आपको क्या करना है? So what is the first thing that you should be doing when you plan to buy a house? So let me ask you this. So जब भी आप कोई ब्रोकर के पास जाते हैं या कोई भी बिल्डर के ऑफिस में वॉक इन करते हैं, तो सबसे पहला सवाल वो आपसे क्या पूछते हैं? वो आपसे ये पूछते हैं कि आपका बजट कितना है, राइट। मतलब कितने वैल्यू की प्रॉपर्टी आपको दिखानी चाहिए, वो ये एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो उस बात की क्लैरिटी आपको होना भी बहुत जरूरी है, राइट। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है कि आपका फाइनेंशियल प्रिपेयर्डनेस कितनी है, तो आप कितने वैल्यू की प्रॉपर्टी देखोगे, राइट। यू विल एंड अप वेस्टिंग टाइम, लुकिंग फॉर प्रॉपर्टीज जो आपके बजट में ही नहीं है। सो सबसे पहला काम आपको जो करना है वो है एनालाइजिंग द बजट। अब बजट एनालाइज कैसे करोगे आप, राइट। इसके लिए आपको दो डेटा पॉइंट्स पता होने चाहिए। सबसे पहला आपकी सेविंग्स, राइट। मतलब आपका बैंक बैलेंस, आपकी एफडीज, आपका म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक होल्डिंग्स, ऐसे सब मिला के आपके पास कितना अमाउंट है जो आप प्रॉपर्टी में लगा सकते हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास में 20 लाख रुपए है, तो 20 लाख रुपए में प्रॉपर्टी तो नहीं आएगी, राइट। तो जो सेकेंड डेटा पॉइंट है वो है आपकी लोन एलिजिबिलिटी। सो सेविंग्स तो आपको पता ही होगी। सो टेक्निकली फर्स्ट प्रोसेस जो आपको करना है वो है आपका लोन प्री सैंक्शन कराना, राइट। आपके पास एक बार लोन का प्री सैंक्शन लेटर आ गया तो आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है कि आपको बैंक कितना लोन देगी, राइट। कितना लोन आप इस प्रॉपर्टी में ले सकते हैं, राइट। अब प्री सैंक्शन कराने का सिर्फ यही बेनिफिट नहीं है, उसके और भी बेनिफिट्स है जब आप प्री सैंक्शन पहले करते हैं। अब सबसे पहले हमने डिस्कस किया था, इट हेल्प्स यू फाइंड द राइट प्रॉपर्टी, जो हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस किया है। इसके अलावा इट हेल्प्स यू नेगोशिएट बेटर एज वेल। हाउ? अब जब आप लोन के प्री सैंक्शन लेटर के साथ कोई भी सेलर के पास या बिल्डर के पास जाते हो, सो उनको इमीडिएटली वो अश्योरेंस मिल जाता है कि आप सीरियस बायर हो, आप खाली विंडो शॉपिंग करने नहीं आए हो, राइट। कि हम अभी देख रहे हैं आगे फ्यूचर में लेना होगा, तो जस्ट वी आर गेटिंग टेकिंग दैट अंडरस्टैंडिंग कि हाँ कितने कैसी प्रॉपर्टीज हैं एंड ऑल दैट। और सेकंड ये है कि जब आपके पास सैंक्शन लेटर होता है तो उनको ये अश्योरेंस भी मिलता है कि आप एक्चुअली उनकी वो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए एलिजिबल हो, राइट। अगर आप उनकी प्रॉपर्टी 2 करोड़ की है, आपके पास 1.5 करोड़ का सैंक्शन लेटर है, सो ऑब्वियसली आप वो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए सक्षम हो। सो वो ये अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ते हैं एंड दे पुट देयर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, राइट। वो आपके साथ स्पॉट नेगोशिएट करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, जहां पे आपका नेगोशिएशन पावर थोड़ा बढ़ जाता है। और लास्ट है इट सेव्स यू टाइम। अब मान लीजिए कि आपने 2 3 4 महीने प्रॉपर्टी ढूंढने में लगा दिए, फाइनली प्रॉपर्टी फाइनल हुई, राइट। आपने टोकन मनी दे दिया, प्रॉपर्टी रजिस्टर करवा ली। अब रजिस्टर करवाने के बाद आपके सेलर आपको हार्डली 10 से 15 दिन का टाइम देंगे पूरा पेमेंट करने के लिए, इंक्लूडिंग योर लोन डिसबर्समेंट। अब जब आपके हाथ में खाली 10-15 दिन है, तो वो टाइम पे आप बैंक से नेगोशिएट करोगे या फिर जल्दी से जल्दी अपना लोन प्रोसेस करवाओगे।
सो वो टाइम पे अगर आपने ये सारी एक्सरसाइज पहले से करके रखी हुई है, कौन से बैंक से लोन लेना है, कितने रेट पे उनके साथ नेगोशिएट करना है, तो ये सारी एक्सरसाइज पहले ही हो गई उन 3-4 महीने में। अब जब आपका अग्रीमेंट रजिस्टर होता है तो सिर्फ लीगल एंड टेक्निकल करवा के, आप लोन डिसबर्समेंट करवा के विद इन 10 days आप सारा पेमेंट क्लियर कर सकते हो, राइट। सो जितना सिस्टमेटिकली आप इस ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करोगे, उतना वो ट्रांजैक्शन उतने अच्छे से आगे जाएगा, करेक्ट। So this is how it helps when you avail the pre-sanction of your loan beforehand. मतलब प्रॉपर्टी देखने से पहले ही आपके पास ये सारे आंकड़े आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि लोन एलिजिबिलिटी करनी है, ये तो पता है, लेकिन वो करे कैसे। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका पेपर। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व है। अभी अगर आपको लोन एलिजिबिलिटी चेक करानी है तो कौन कौन से पेपर्स आपको तैयार रखने हैं अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट या बैंक को देने के लिए। अब इसमें बायर्स दो तरीके के होते हैं, एक सैलरीड होते हैं और एक सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। सैलरीड के केस में फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे आपको, 3 months सैलरी स्लिप्स, 2 years Form 16, 6 months बैंक स्टेटमेंट एंड योर लेटेस्ट CTC। बस ये 4 डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे कोई भी आपको आपकी लोन एलिजिबिलिटी आराम से बता सकता है। वो आपसे कुछ और क्वेश्चंस भी पूछेंगे, जैसे आपकी एज कितनी है, आपके और क्या ऑब्लिगेशंस हैं, क्योंकि आपके टोटल EMI कैलकुलेट करने में ये सारे फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट है, राइट। लेकिन एज फार एज द डॉक्यूमेंट्स आर कंसर्न, ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपको मेनली प्रोवाइड करने होते हैं टू चेक योर लोन एलिजिबिलिटी। अब अगर आप सैलरी नहीं है, आप बिजनेसमैन हो, राइट, आपका खुद का बिजनेस है, सो ऑब्वियसली ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल नहीं होंगे। तो सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए चेकलिस्ट थोड़ी अलग होती है, विच इंक्लूड्स योर लास्ट 3 years ITR, राइट। ITR डज नॉट मीन ओनली अ सरल पेज जो आपका फॉर्म 5 होता है, सिर्फ वो नहीं लगेगा, आपका कंप्यूटेशन, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, ये भी आपको साथ में देना है कि उसमें बहुत सारे डेटा होते हैं जो बैंक कंसिडर करती है, राइट। उसके बाद 1 फाइनेंशियल ईयर बैंक स्टेटमेंट, ये आपका कैश फ्लो देखने के लिए कि कितना बिजनेस आपका हो रहा है, इनफ्लो आउटफ्लो कितना है, सो दे स्टडी योर बैंक एंट्रीज ऑल्सो। थर्ड इज लास्ट 3 years Form 26AS, which is your TDS credit statement, right? And last but not the least, GST returns in case अगर आप GST भरते हैं तो GST भी आपको लास्ट 3 years, एटलीस्ट लास्ट 1 year का काफी बैंक्स मांगती है, काफी बैंक्स 3 years का मांगती है, तो GSTR 3B ये आपको प्रोवाइड करना है। सो ये सारी चीजें जब आपको पता होंगी तो आप बिफोर हैंड ये सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, ये सारे नंबर्स के साथ में रेडी रहोगे। जितना आप सिस्टमेटिकली ये ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करोगे उतना आपका फायदा होगा, राइट। सो ये आपके पेपर वर्क हो गए, राइट, कि ये सारे पेपर वर्क के बेसिस पे आप अपनी लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करवा सकते हो। क्लियर। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट। जब आप लोन के लिए एप्लीकेशन करते हो तो कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, राइट। बहुत सारे लोग बहुत अनप्लान्ड वे में आगे बढ़ते हैं, हैफिजेडली मल्टीपल बैंक्स में एप्लीकेशन डाल देते हैं कि जहां पे कम हो जाए, जहां पे जल्दी हो जाए, वहां से हम कर लेंगे। ये उनकी सबसे बड़ी गलती होती है, आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। सो कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने लोन एप्लीकेशन करते वक्त, राइट। सबसे पहले अवॉइड मेकिंग एप्लीकेशन विद मल्टीपल बैंक्स, राइट। 2-3-4 बैंक के साथ एप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसा करोगे तो वो सारे बैंक्स आपसे प्रोसेसिंग फी चार्ज करेंगे, इट विल रिजल्ट इन मॉनेटरी लॉस, प्लस वो सारे बैंक आपका सिविल भी रन करेंगे, राइट। तो जितने बैंक्स आपका सिविल चेक करेंगे उतनी सिविल इंक्वायरीज दिखेगी जो आपके क्रेडिट बिहेवियर के लिए सही नहीं है, राइट। तो वो आपके अगेंस्ट भी जा सकता है
फ्यूचर में, और आपका स्कोर भी वो मार्जिनली कम करता है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जिसका आपको ध्यान रखना है। इनकेस अगर ऐसा है कि आपको लग रहा है कि आपका कहीं ना कहीं पेपर वर्क वीक है, सिविल में कहीं कुछ इश्यूज है, तो शायद एक बैंक या दो बैंक में एप्लीकेशन करने से काम नहीं बने, तो वो केस में बैंक से सिविल पुल करवाने से अच्छा है आप बैंक को खुद सिविल निकाल के दे दीजिए आपके पर्सनल सिविल रिपोर्ट के बेसिस पे। तो जब आप सिविल पुल करोगे तो वो एक सिविल रिपोर्ट सारी बैंक स्टडी कर सकती है, राइट, एंड उसके बेसिस पे वो आपको अपना ओपिनियन दे सकती है। तो ये एक पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। सेकेंड है डोंट रिलाई सोनली ऑन इन प्रिंसिपल सैंक्शन लेटर। ये सेकेंड मिस्टेक है जो बहुत सारे होम बायर्स करते हैं, राइट। टेक्निकली स्पीकिंग इन प्रिंसिपल सैंक्शन लेटर की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती है। बहुत सारे बैंक्स में ये लेटर ब्रांच लेवल पे दिया जाता है, जबकि लोन आपका उनके प्रोसेसिंग सेंटर में सैंक्शन होता है। तो कई बार ऐसे होता है कि उन्होंने आपको इन प्रिंसिपल सैंक्शन दे दिया, राइट, जिसमें वो नीचे सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिख के देते हैं, सब्जेक्ट टू योर सिविल, सब्जेक्ट टू लीगल, सब्जेक्ट टू वैल्यूएशन। सो टेक्निकली वो ये बताते हैं कि आपकी इतनी इनकम के ऊपर आपको इतना लोन मिल सकता है। अब आपका और बैकग्राउंड क्या है, राइट, प्रॉपर्टी का बैकग्राउंड क्या है, आपके और लोन्स है क्या, आपकी एज क्या है, और क्या टेक्निकल फैक्टर्स है जो वो वेरीफाई नहीं करते। तो खाली इन प्रिंसिपल सैंक्शन लेटर के बेसिस पे आप कोई भी फाइनेंशियल कमिटमेंट नहीं करोगे अपने सेलर को, राइट। इनकेस अगर आपको कंफर्म सैंक्शन लेटर चाहिए, सो गो फॉर प्री अप्रूव लोन। सो सैंक्शन लेटर भी बहुत टाइप्स के होते हैं, राइट। सो एंश्योर कि आप सही इंसान से बात करके आप सही डॉक्यूमेंट के बेसिस पे अपना डिसीजन लो, right? This is another factor. And last but not the least, avoid including your company as a co-applicant. काफी बार आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, सो दिस पॉइंट डज नॉट अप्लाई टू सैलरीड इंडिविजुअल्स, लेकिन जो बिजनेस पीपल है, राइट, आपकी कंपनी होती है। सो बहुत बार बैंक आपको थोड़ा लालच देने की कोशिश करेगा कि सर हम आपको इतना डिस्काउंट दे देंगे, हम आपको 5 पैसा कम कर देंगे, यू इंक्लूड योर कंपनी एज अ को एप्लीकेंट, क्योंकि हमारा रिस्क कम हो जाएगा, राइट। ऐसा आपको कभी नहीं करना है, क्योंकि एज पर आरबीआई डायरेक्टिव्स अगर आपने कंपनी को इंक्लूड कर लिया आपके लोन में, तो बैंक आपको प्री पेमेंट पेनल्टी चार्ज कर सकती है, और प्री क्लोजर के टाइम भी वो आपको बहुत परेशान कर सकती है, राइट। तो जब भी आप लोन लेते हैं आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि अगर आपका लोन फ्लोटिंग रेट पर है और इंडिविजुअल कैपेसिटी में लिया गया है, तो आपको बैंक प्री पेमेंट पेनल्टी चार्ज नहीं कर सकती है। लेकिन द मोमेंट यू इंक्लूड योर कंपनी इन द लोन, तो वो केस में आप ये राइट गिव अवे कर देते हो बैंक के फेवर में। तो ये आप जितना हो सके अवॉइड करना, अनलेस सीरियसली एलिजिबिलिटी इशू है या कोई दूसरी बैंक भी आपको लोन नहीं दे रही है, आपको मजबूरी में ऐसा करना पड़ा, बट देन जितना हो सके इस चीज को अवॉइड कीजिए, राइट। ऐसे बहुत सारी चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है, पर ये 3 मेजर है जो आपको हम इस वीडियो में बता रहे हैं, कवर कर रहे हैं, राइट। सो दिस कंप्लीट्स अ फर्स्ट स्टेप, जहां पे आपने आपका थोड़ा सा फाइनेंशियल एनालिसिस कर लिया, आपका लोन प्री सैंक्शन करा लिया, राइट, और आपने ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान भी रखा है कि आपके प्रोफाइल पे वो नेगेटिवली इंपैक्ट ना करे, राइट। अब सेकंड स्टेप क्या है? अब आपको पता है कि मेरे पास इतना अरेंजमेंट है कि मैं इतने वैल्यू की प्रॉपर्टी देख सकता हूं। अब नेक्स्ट स्टेप है फाइंडिंग द पर्पस। अब बहुत बार ऐसे होता है कि प्रॉपर्टी चाहिए, राइट, लेकिन किस वजह से आपको प्रॉपर्टी चाहिए ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप घर खरीदना चाह रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि घर आप सेल्फ यूज के लिए ले रहे हो या फिर आप उसे इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हो, राइट, क्योंकि दोनों पर्पस में आपकी चेकलिस्ट चेंज हो जाती है, राइट। आई विल शो यू हाउ, राइट। आप दो रीजन से प्रॉपर्टी खरीदते हो, एक है सेल्फ यूज, दूसरा है इन्वेस्टमेंट। अब जब आप कोई भी ब्रोकर के पास या कोई भी बिल्डर के पास प्रॉपर्टी खरीदने जाते हो तो बहुत बार ऐसे होता है वो आपको हर तरह की प्रॉपर्टी दिखाते हैं, राइट, लेकिन आपकी जो रिक्वायरमेंट है उस तरह की प्रॉपर्टी उस वक्त आपके लिए सही नहीं होती है, राइट। तो आपको ये भी बताना पड़ता है कि मुझे किस तरह की प्रॉपर्टी चाहिए, राइट।
सो इफ फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाह रहे हो कि आप अपनी फैमिली के साथ में आपको मूव इन करना है, राइट, आपको रहना है इस प्रॉपर्टी में, तो सबसे पहले आप क्या देखोगे? प्रॉक्सिमिटी एंड कन्वीनियंस, राइट। स्टेशन कितना नजदीक है, स्कूल कॉलेजेस हॉस्पिटल्स नजदीक है या नहीं, इज दैट लेन और अप्रोच रोड सेफ है या नहीं फॉर वुमेन। ऐसे बहुत सारी चीजें आपको देखनी होती है अगर आप फैमिली के साथ वहां पे रह रहे हो तो। सेकेंड चीज आप सेल्फ यूज प्रॉपर्टी में देखते हो, रेडी टू ऑक्यूपाई और नियरिंग पोजेशन। ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है, राइट, क्योंकि अगर प्रॉपर्टी बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज पर है सो उसमें रिस्क भी ज्यादा होता है, राइट। बहुत सारे इन्वेस्टर्स उस तरह की प्रॉपर्टी में जाते हैं, लेकिन अगर आप खुद रहने के लिए अगर आप जाना चाहते हो तो उस प्रॉपर्टी को देखो जो थोड़ा नियरिंग पोजेशन हो, राइट। एंड लास्ट यू कैन लुक फॉर सम इन्वेस्टर्स प्रॉपर्टी, क्योंकि वो आपको थोड़ा सस्ते रेट में मिल सकती है, राइट। बहुत सारे इन्वेस्टर्स पहले प्रॉपर्टी ले लेते हैं और जब प्रॉपर्टी बन जाती है देन दे सेल इट एट अ मच कंपेटिटिव रेट, जो भी वो लोकेशन का रेट है उससे काफी बेटर रेट पे वो सेल करते हैं। तो ये तीन तरह की प्रॉपर्टीज आप उन्हें बोलो कि मैं खुद रहना चाहता हूं तो इस तरह की प्रॉपर्टी मुझे चाहिए, राइट। इनकेस अगर आप इन्वेस्टमेंट्स के लिए देख रहे हो तो आप किस तरह की प्रॉपर्टी ढूंढोगे? रिसेंटली लॉन्च प्रोजेक्ट्स, मतलब जस्ट अभी अभी उसका एक्सकेवेशन का काम चालू हुआ है या फिर जस्ट अभी लॉन्च हुआ है, जो बनने में टाइम है, तो वो प्रॉपर्टी आपको बहुत हेवी डिस्काउंट पे मिल जाती है क्योंकि उसमें रिस्क भी ज्यादा होता है, राइट। सो आप उस तरह की प्रॉपर्टी देखोगे। फिर आप रिमोटली प्रॉपर्टी देखोगे। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है कि आपने बहुत सारे लोकेशन देखे होंगे जो बहुत अंडर डेवलप्ड है, राइट। मतलब आज वहां नजदीक में कोई भी फैसिलिटी नहीं है, एक अच्छा रोड भी नहीं है, और स्कूल कॉलेजेस स्टेशन कुछ भी नजदीक नहीं है, बट दैट एरिया इज कमिंग अप, जो फ्यूचर में बढ़ सकता है। तो उस तरह की प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट, क्योंकि आज आपको वो सस्ती मिल रही है, मे बी 3 years 5 years 7 years डाउन द लाइन वो प्रॉपर्टी के रेट्स 3x 4x 5x भी हो सकता है। सो वो आपका सेकंड कैरेक्टरिस्टिक हो गया। थर्ड हो गया डिस्ट्रेस सेल, राइट। बैंक में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जहां कुछ ऐसे हार्डशिप्स आ जाती है उनके लाइफ में जो वो लोन्स भर नहीं पाते, तो बैंक उनकी प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट कर लेती है और उसे कम से कम 20-30% डिस्काउंट पे सेल करती है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी भी आप ढूंढ सकते हो। मान लो अगर यही जगह आप इस तरह की प्रॉपर्टी देखोगे जो पूरा एरिया डेवलप्ड है, सारी फैसिलिटी नजदीक में अवेलेबल है, तो वो केस में आपको वो प्राइस नहीं मिलेगा जो एक इन्वेस्टर ढूंढता है। तो इसीलिए आपको दोनों पर्पस के लिए आपकी चेकलिस्ट अलग अलग होनी चाहिए, करेक्ट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप कमर्शियल प्रॉपर्टी भी देख सकते हो, क्योंकि आप उसमें रहने नहीं वाले हो, राइट। आपको तो इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए, तो कमर्शियल प्रॉपर्टी का रेंटल वैल्यू कंपैरेटिवली थोड़ा बेटर होता है, राइट, और उसका अप्रिसिएशन भी ज्यादा होता है, लेकिन उसमें थोड़ा रिस्क भी ज्यादा होता है क्योंकि वैकेंसी रेट उनका थोड़ा हाई है। ऐसे बहुत सारे टेक्निकल रीजंस हैं जो आपको आपके एक्सपर्ट्स डेफिनेटली गाइड करेंगे। बट द पॉइंट इज कि जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको उनका पर्पस पता होना जरूरी है, क्योंकि जब आप किसी ब्रोकर या बिल्डर के पास जाते हैं तो आपको आपकी चेकलिस्ट भी तैयार करनी है कि मुझे इस तरह की प्रॉपर्टी दिखाओ जो यहाँ पर है, जिसमें ये फैसिलिटी है, जिसमें ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सो ये आपको पता होना जरूरी है। सो दिस कंप्लीट्स आवर स्टेप 2। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू थर्ड स्टेप। अब आपके पास पर्पस भी रेडी है, राइट। आपने देखा कि हाँ अब मेरे पास इस तरह की प्रॉपर्टी देखनी है, आपने प्रॉपर्टी देख भी ली, फाइनल भी कर ली। अब लास्ट थर्ड स्टेज क्या है? कैलकुलेटिंग द कंप्लीट कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, मतलब प्रॉपर्टी तो फाइनल कर ली, लेकिन उस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है? तो आपको उस प्रॉपर्टी से जुड़ी हर छोटे छोटे एक्सपेंसेस की लिस्ट बनानी है, ताकि कोई ऐसा खर्चा छूट नहीं जाए जो आगे चल के आपको परेशान करे, राइट। तो उसमें कौन कौन से एक्सपेंसेस हो सकते हैं? सो टेक्निकली आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपर्टी खरीदते वक्त टोटल 5 टाइप के एक्सपेंसेस आप इनकर करते हो।
एक होता है प्रॉपर्टी का बेस प्राइस, राइट, जो जिसको हम अग्रीमेंट वैल्यू बोलते हैं, मतलब एक्चुअल वैल्यू ऑफ द हाउस, मतलब वो प्रॉपर्टी कितने की है, बेस प्राइस क्या है उसका, राइट। सेकंड, ये डायरेक्ट प्राइस है, डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी आपकी। सेकंड, और जो बाकी के खर्चे हैं वो इनडायरेक्ट होंगे। सेकंड आ गया आपका टैक्सेस। टैक्सेस में क्या क्या इन्वॉल्व है, एक हो गई आपकी स्टैंप ड्यूटी जो हर प्रॉपर्टी के लिए एप्लीकेबल है। दूसरा है आपका रजिस्ट्रेशन चार्जेस, ये भी हर प्रॉपर्टी के लिए एप्लीकेबल है। थर्ड हो गया जीएसटी, ये सिर्फ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के लिए। सो आप इस बात का थोड़ा ध्यान रखना कि अगर कोई प्रॉपर्टी नियरिंग पोजेशन है, राइट, तो पोजेशन मिलने के बाद, ओसी आने के बाद जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है, पर वो केस में प्रॉपर्टी की वैल्यू थोड़ी बढ़ भी जाती है। तो वो थोड़ा आप कॉस्ट एनालिसिस थोड़ा केयरफुली करना कि अगर आप प्रॉपर्टी 2-3 महीने में अगर रेडी होने वाली है तो आप उसके ऊपर 5% का जीएसटी मतलब भरना चाहोगे या नहीं चाहोगे। तो एक बार बिल्डर के साथ उस पॉइंट को लेके भी आप डिस्कस कर लेना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्कैनिंग चार्जेस, मतलब जो अग्रीमेंट आपके स्कैन करते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफिस में, उसमें भी एक छोटी सी फीस होती है, तो वो भी आपको पता होनी चाहिए। ये बहुत बार हम लोग ओवरलुक कर लेते हैं, लेकिन ये एप्लीकेबल होता है, ठीक है। थर्ड हो गया कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। अभी हमने ऊपर लोन की बात की थी, राइट, कि हम लोन अवेल करेंगे, तो वो लोन अवेल करने में भी खर्चा है। अगर आप 1-1.5 करोड़ का लोन ले रहे हो, 1.5 या 2 करोड़ का, तो उसमें कम से कम आपका 1 लाख रुपए के आसपास का खर्चा होता है। तो वो हम लोग कई बार फैक्टर इन नहीं करते। तो ये सारे एनालिसिस आपको कोई भी फाइनेंशियल कमिटमेंट करने से पहले पता होना चाहिए। सो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग में क्या होगा, बैंक प्रोसेसिंग चार्जेस, ठीक है। फिर लोन्स में भी टैक्सेस हैं। टैक्सेस कितने टाइप के, एक है फ्रैंकिंग चार्जेस, जो आपकी लोन अमाउंट का 0.3% है फिलहाल। सेकंड है नोटिस ऑफ इंटीमेशन, ये प्रॉपर्टी का 0.5% है, बट उसमें 15,000 रुपीज की कैपिंग है। तो अगर आपकी 30 लाख रुपए से कम का लोन अमाउंट है तो 0.5% है, और 30 लाख रुपए से ऊपर का लोन अमाउंट है तो 15,000 फ्लैट है, करेक्ट। और तीसरा है सरसाइड चार्जेस। सरसाइड एक बहुत छोटा सा फी है, 100 रुपीज प्लस जीएसटी, सो 118 रुपए का, क्योंकि गवर्नमेंट की एक वेबसाइट होती है जिसमें बैंक को नोटिफाई करना पड़ता है कि ये प्रॉपर्टी के ऊपर लोन लिया गया है, राइट। सो ये आपके हो गए टैक्सेस। थर्ड हो गया आपका अदर चार्जेस। अभी अदर चार्जेस में क्या आता है, राइट, अदर चार्जेस में आपका फॉर एग्जांपल आपका एजेंट फीस हो गई, तो एनओआई आप करते हो तो उसमें बहुत सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, स्टैम्प पेपर्स हो गए, तो ऐसे करके काफी सारी चीजें होती हैं जो अदर चार्जेस में आ जाते हैं, ठीक है। सो ये हो गया कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। चौथा हो गया इंटीरियर्स। अब जब आप प्रॉपर्टी आपको मिलेगी, जब आप हैंड ओवर लोगे, आपको बैचलर अपार्टमेंट मिलेगा या फिर सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट मिलेगा, आप उसको बनाओगे तो सही, बिना इंटीरियर्स के, बिना सोफे टेबल के तो आप रहोगे नहीं। तो उसमें आपको इंटीरियर्स का भी एक्सपेंस इंक्लूड करना है जब आप अपना कॉस्ट एनालिसिस कर रहे हो, करेक्ट। इंटीरियर्स में काफी सारी चीजें होती हैं, जैसे प्रोफेशनल फीस हो गई, करेक्ट, मतलब जो इंटीरियर डिजाइनर को आप हायर करोगे वो अपनी फीस चार्ज करेंगे, राइट। सेकंड हो गया आपका सिविल वर्क, टाइलिंग हो गया, पेंटिंग वगैरह हो गया, मतलब जो भी आप सिविल वर्क कराओगे वो अपना खर्चा लेंगे। नेक्स्ट हो गया फिर पेंटिंग, फिर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, राइट, अभी घर नया है तो टीवी, फ्रिज, एसी, राइट, ये सब भी नया आएगा। और फिर हो गया आपका रेंट। रेंट मतलब जब तक ये काम पूरा नहीं होता आप कहीं ना कहीं तो रहोगे, राइट, तो उसका रेंट भी इंक्लूड कर लो, राइट। अब फिफ्थ हो गया अदर चार्जेस।
अदर चार्जेस में क्या आएगा? ब्रोकरेज। सो इनकेस अगर आप रीसेल अपार्टमेंट्स बाय करते हो तो ब्रोकर्स आपको ब्रोकरेज चार्ज करेंगे 1 to 2%। इनकेस आप बिल्डर से बाय करते हो तो ब्रोकरेज नहीं लगता है क्योंकि बिल्डर्स पे करते हैं उनको। सो दिस इज द नॉर्मल प्रैक्टिस इन रियल एस्टेट मार्केट, राइट? ये सब आपको थोड़ा बहुत स्टडी करना पड़ेगा। सेकेंड हो गया सोसाइटी ट्रांसफर फीस। मतलब अगर आपने रीसेल अपार्टमेंट्स लिया है जहाँ पे सोसाइटी फॉर्म्ड है तो हर ट्रांजैक्शन पे वो 25-50 हजार रुपए की एक फीस चार्ज करते हैं जो आपको इसमें इंक्लूड करना है। थर्ड हो गया एडवांस मेंटेनेंस। अगर आप बिल्डर से फ्लैट खरीद रहे हैं तो आपको एडवांस मेंटेनेंस कम से कम 1.5 साल 2 साल का चार्ज करते हैं, राइट? और फोर्थ हो गया मूवर्स एंड पैकर्स। अभी घर लिया है, आप कहीं ना कहीं रह रहे हो तो सामान भी शिफ्ट करना पड़ेगा, राइट? वो भी आपसे कुछ अमाउंट चार्ज करेंगे, उसका भी आप कोटेशन निकाल लो, राइट? सो टेक्निकली जितना भी खर्चा होता है ज्यादा से ज्यादा हमने इसमें कवर किया है, राइट? फिर भी हर ट्रांजैक्शन का स्पेसिफिक एक्सपेंसेस होते हैं जो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या प्लानर से डिस्कस कर सकते हो। So these are 5 basic charges which you incur while buying a house. ठीक है? अब फोर्थ स्टेप क्या है? ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि फाइनेंसेस प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन का बैकबोन होता है। अगर आपने एक भी छोटी सी मिस्टेक यहां कर दी तो बहुत केसेस ऐसे हुए कि खर्चे पे खर्चे आते गए एंड पीपल हैव रन आउट ऑफ मनी, रन आउट ऑफ फंड्स, और वो ट्रांजैक्शन बीच में ही अटक गया है। अब वो पैसों का अरेंजमेंट हो नहीं रहा है, देन दे गो फॉर अ कैंसिलेशन डीड और समथिंग। सो फाइनेंशियल एनालिसिस आपका स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? अब फाइनेंशियल एनालिसिस में आप क्या करोगे? सबसे पहले टोटल कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी एनालाइज करोगे जो हमने स्टेप 3 में कर ली है, करेक्ट? उसके बाद में आप आपकी टोटल सेविंग्स देखोगे और आपकी होम लोन एलिजिबिलिटी देखोगे। गॉट इट? अब आपको ये देखना है कि आपका जो, एक सेकेंड, हाँ, अब आपका जो टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन है, राइट, ये आपका फाइनेंशियल अरेंजमेंट। सो आपकी टोटल सेविंग्स प्लस होम लोन एलिजिबिलिटी आपके टोटल कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी से ज्यादा होनी चाहिए, राइट? जो हमने यहाँ पे कवर किए, अगर ये इनसे कम है देन देयर इज अ कंसर्न, आपको शायद आपका प्रॉपर्टी परचेज ट्रांजैक्शन वापस से रिकंसिडर करना पड़ेगा या फिर कुछ और अरेंजमेंट करना पड़ेगा। टेक्निकली टोटल अरेंजमेंट आपके प्रॉपर्टी के खर्चे से ज्यादा होना चाहिए, राइट? दिस इज हाउ यू डू इट। यहाँ पे फोर्थ स्टेप अगर आपका खत्म हो गया मतलब आपके पूरे ट्रांजैक्शन का 80% काम आप कर चुके हो, राइट? अब उसके बाद यू कैन क्विकली रश थ्रू। फिफ्थ ट्रांजैक्शन आपका आ गया ड्यू डिलिजेंस। अब प्रॉपर्टी का फाइनेंशियल एनालिसिस तो कर लिया है, लेकिन प्रॉपर्टी का थोड़ा बहुत हम ड्यू डिलिजेंस भी करेंगे, राइट? प्रॉपर्टी टेक्निकली लीगली कितनी साउंड है वो भी हम वेरीफाई करेंगे कि प्रॉपर्टी सही है या नहीं, राइट? तो उसके लिए दो चीजें होती है जो आपको वेरीफाई करनी है। एक है आपका प्रॉपर्टी क्रेडेंशियल्स, राइट, जिसमें आप ये देखोगे अगर ये अंडर कंस्ट्रक्शन, मतलब अगर आप पुरानी प्रॉपर्टी खरीद रहे हो जो ऑलरेडी बिल्ड है, रेडी टू ऑक्यूपाई है, राइट, पुरानी सोसाइटी है, तो एनी मेजर रिपेयर ड्यू। तो कई बार ऐसे होता है कि आपने प्रॉपर्टी खरीद ली, 6 महीने के बाद में बिल्डिंग रिपेयर में जा रही है और आपको 30-40 हजार का एक बिल आ जाता है कि हाँ ये आपका शेयर है। तो वो भी आप एक बार वेरीफाई कर लो कि लास्ट टाइम कब वो उसका ये रेनोवेशन हुआ था, कब उसका रिपेयर वर्क हुआ था।
नेक्स्ट रिपेयर कब होने वाला है, तो एक बार आप वो भी थोड़ा बहुत उनसे इंफॉर्मेशन ले लेना अगर बिल्डिंग पुरानी है तो। ठीक है। सेकेंड हो गया पेमेंट ओवरड्यूज। बहुत बार ऐसे होता है कि कोई ना कोई बिल्स पेड नहीं है, तो ये भी आपको वेरीफाई करना है। इसमें क्या क्या आप वेरीफाई कर सकते हो, एक है मेंटेनेंस, राइट। जैसे आपने टोकन मनी दिया, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मांगने हैं उनसे, राइट। मेंटेनेंस बिल दिखाओ आपका, फिर आपके यूटिलिटी बिल्स दिखाओ, राइट। बिल फ्लैट के ऊपर कोई मॉर्गेज तो नहीं है, सो यू हैव टू एंश्योर कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, उसके ऊपर कोई लीन नहीं है जो आपको सोसाइटी से पता चलेगा, राइट। सोसाइटी एनओसी इशू करती है और वो अपने बुक्स में वो मॉर्गेज की डिटेल्स रिकॉर्ड करती है, तो ये आपको सोसाइटी से मालूम पड़ जाएगा कि ये फ्री होल्ड है या फिर इसमें कोई मॉर्गेज क्रिएट किया हुआ है। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज प्रॉपर्टी टैक्स। सो इसमें बहुत बार सोसाइटी मतलब हर किसी का एक साथ प्रॉपर्टी टैक्स भरती है, उसे एक सिंगल बिल मिलता है, बट बहुत सारी सोसाइटी ने इसको इंडिविजुअल कर दिया है। तो बहुत फ्लैट्स है, बहुत बिल्डिंग्स है जहां पे इंडिविजुअल फ्लैट्स को भी बिल आता है, तो वो प्रॉपर्टी टैक्स बिल भी आप एक बार चेक कर लेना, राइट। तो पेमेंट कोई ओवरड्यू तो नहीं है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। जो आपके मेन टाइटल डीड्स है वो अवेलेबल है कि नहीं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो गया आपका चेन अग्रीमेंट्स, राइट। चेन अग्रीमेंट्स मतलब अगर पहले 3 ओनर्स रहे तो वो तीनों चारों ओनर्स के चेन अग्रीमेंट्स है कि नहीं, मतलब वो फ्लो ऑफ टाइटल कंप्लीट होना चाहिए। तो वो चेन अग्रीमेंट सारे रजिस्टर हो, कोई मिसिंग पेजेस नहीं हो, कोई मिसिंग अग्रीमेंट्स नहीं हो, वो बराबर होनी चाहिए। एंड सेकंड हो गया आपका शेयर सर्टिफिकेट, व्हिच इज अगेन वन ऑफ द टाइटल डॉक्यूमेंट्स, राइट। शेयर सर्टिफिकेट से पता चलता है कि कितने ओनर्स हैं, कितने लोगों के नाम पे वो फ्लैट ट्रांसफर हुआ है, और ये प्रॉपर बोनाफाइड मेंबर इस सोसाइटी के हैं, करेक्ट। सो ये हो गया आपका प्रॉपर्टी क्रेडेंशियल्स का थोड़ा ओवरव्यू। मतलब ये डॉक्यूमेंट्स आपको एकदम डिलीजेंटली चेक करने। सेकेंड एक्सपेक्ट हो गया आपका वैल्यूएशन, मतलब जितने की आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, हाउ डू यू नो कि वो उतनी वैल्यू है उस प्रॉपर्टी की। सो ये या तो आप किसी गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड वैल्यूअर से आप चेक करवा सकते हो, या फिर आप जब बैंक से लोन प्री सैंक्शन कराओगे तो वो भी करते हैं, तो वहां पे भी आप अपना वैल्यूएशन चेक करवा लेना कि कितना वैल्यूएशन है। फॉलो। सो ये आपका ड्यू डिलिजेंस का प्रोसेस खत्म हो गया, करेक्ट। सिक्स्थ हो गया, नेक्स्ट स्टेप आ गया आपका। अब सिंस आपने सारी तसल्ली कर ली कि प्रॉपर्टी का कॉस्ट एनालिसिस भी हो गया, राइट, आपने सारा इफ एंड बट्स चेक कर लिया, फाइनेंशियल एनालिसिस ठीक है, ड्यू डिलिजेंस ठीक है, वैल्यूएशन, प्रॉपर्टी क्रेडेंशियल सब कुछ सही है। नाउ इट्स टाइम दैट यू मूव फॉरवर्ड विद द ट्रांजैक्शन। अब उसके लिए आप क्या करोगे, यू विल गो अहेड विद पेमेंट ऑफ मार्जिन मनी। ठीक है। इसमें आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है कि मार्जिन मनी में ऑलवेज पे वाया बैंक ट्रांसफर। अगर आपने कुछ कैश में इंक्लूड किया है तो आपको लोन में वापस दिक्कत आएगी, क्योंकि मार्जिन मनी का फुल पेमेंट सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। सो पूरा की पूरा मार्जिन मनी जो अग्रीमेंट वैल्यू है माइनस लोन, वो आपका मार्जिन मनी हो गया। तो वो पूरा बैलेंस आपको बैंक चैनल्स के थ्रू ही ट्रांसफर करना है एंड ऑब्टेन अ रिसीट, राइट। जितना आप ट्रांजैक्शन सिंप्लीफाई करोगे, जितना आप उसको थोड़ा ट्रांजैक्शन को प्रोफेशनली और सिस्टमेटिकली हैंडल करोगे, फ्यूचर में आपको कम दिक्कतें आएंगी, क्योंकि सारे पेपर सारे रिसीट्स आपने रखी हुई है। एंड सेकेंड आपको जो ध्यान रखना है, अमाउंट शुड बी एवी, अग्रीमेंट वैल्यू माइनस लोन माइनस टीडीएस। तो जो आप टीडीएस पे करोगे, जो जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, राइट, वो टीडीएस का अमाउंट आपको मार्जिन में नहीं देना है, राइट। फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी है, 20 लाख का लोन है, तो आपका मार्जिन हो गया 20 लैक्स। अगर 80 लाख का लोन है तो, राइट, 20 लैक्स का आपका मार्जिन हो गया। अब 1 करोड़ पे आपको 1% का टीडीएस लगता है, विच इज 1 लाख।
सो टेक्निकली 19 लाख शुड बी योर नेट मार्जिन अमाउंट जो आपको सेलर को पे करना है। 1 लाख का टीडीएस आप उसके बिहाफ पे करोगे, राइट, जो उसी के मार्जिन से आएगा। सो ये पॉइंट्स आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये 2 पॉइंट। अब मार्जिन पेमेंट हो गया। नाउ यू कैन प्रोसीड विथ प्रिपेयरिंग अ ड्राफ्ट अग्रीमेंट। अगर आप बिल्डर से खरीद रहे हैं तो वो रेरा के अंदर ही यूजुअली आता है। सो वो आपका जो ड्राफ्ट अग्रीमेंट है वो डिफाइंड होता है, उसमें आप ज्यादा कुछ चेंजेस कर नहीं सकते हो। लेकिन अगर वो रीसेल ट्रांजैक्शन है, राइट, तो इंश्योर तो उसमें कुछ चीजें हैं जो आपको बहुत ध्यान रखनी है, बहुत सारे इसमें पॉइंट्स होते हैं जो आपको इंक्लूड करना है, जिसके लिए हम हमारा एक अलग से एक वीडियो हम बना रहे हैं जो आपके साथ भी हम शेयर करेंगे। बट वो ड्राफ्ट अग्रीमेंट आपको खुद से बनाना है और उसमें आपको कुछ बेसिक चीजों का ध्यान रखना है, राइट, कि आपकी सोसाइटी या बिल्डर का नाम उसमें इंक्लूडेड है, आपका नाम, पैन नंबर, सारे इंफॉर्मेशन बराबर इंक्लूडेड है, कैंसिलेशन क्लॉसेस इंक्लूडेड है, आपने कितना पेमेंट किया है, कैसे किया है, वो इंक्लूडेड है। तो ये सारे डिटेल्स आपको आपके एमओयू के अंदर बनाना है, राइट। वंस अ ड्राफ्ट इज रेडी, गेट इट वेरीफाइड बाय योर बैंकर। बहुत बार ऐसे होता है कि ड्राफ्ट तो हमने बना लिया पर उसमें कुछ चीजें छूट जाती हैं, काफी सारी मिस्टेक्स होती हैं, काफी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, कुछ इंफॉर्मेशन ए की बी में चली जाती है, बी की ए में चली जाती है, ऐसे बहुत सारे एरर्स होते हैं। तो वो केस में आप एक बार बैंकर को दिखा लो कि उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो सारा पॉइंट्स कवर कर लिए गए, ताकि जब रजिस्ट्रेशन हो जाए तो लोन में दिक्कत नहीं है। या तो कई बार अगर आपने इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ अगर वो ड्राफ्ट रजिस्टर करवा लिया तो आपको वापस से रेक्टिफिकेशन डीड एग्जीक्यूट करनी पड़ती है, जिसमें टाइम, इनकन्वीनियंस और खर्चा तीनों जाते हैं। तो वो प्रोसेस अवॉइड करने के लिए ड्राफ्ट एक बार बैंकर को भेज दो, वो बैंकर अपने एडवोकेट से वेरीफाई करा लेंगे, एंड वंस दे आर श्योर कि हाँ सब ठीक है, देन यू प्रोसीड विथ रजिस्ट्रेशन, राइट, यू गेट द अग्रीमेंट रजिस्टर्ड। अब रजिस्ट्रेशन के बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज पेमेंट ऑफ टीडीएस। बहुत सारे लोगों को इस बारे में नहीं मालूम होता है कि रजिस्ट्रेशन के कुछ स्पेसिफिक डेज के अंदर आपको टीडीएस पे करना है, राइट, सेलर के बिहाफ पे। अगर आपने टीडीएस पे नहीं किया तो वो लाइबिलिटी आपकी होगी, राइट। अगर सेलर ने भी नहीं पे किया, आपने भी पे नहीं किया, उसकी अगर डिमांड आती है तो वो बायर की लाइबिलिटी होती है। सो यू हैव टू एंश्योर दैट यू पे द टीडीएस ऑन टाइम, राइट। जैसे रजिस्ट्रेशन होता है, I suggest within a week just pay it off. TDS पे करने के बाद you are ready with the final sanction of the loan, right? Final sanction के लिए आपको क्या करना है? Submit the copy of registered agreement and margin money proof with TDS सर्टिफिकेट। ये 2 डॉक्यूमेंट्स है जो आपको बैंक को देने। मार्जिन मनी प्रूफ इसलिए क्योंकि उनको इंश्योर करना है कि जो अग्रीमेंट फॉर सेल में जो आपने अमाउंट्स मेंशन किए, जो आपके टर्म्स है, वो पूरी तरह सेटिस्फाई हो रहे हैं, जो भी पेमेंट टर्म्स है। और रजिस्टर्ड कॉपी इसलिए बैंक मांगती है क्योंकि वो एक प्रोसेस परफॉर्म करती है इंटरिम सर्च का। सो बहुत बार ऐसा हो चुका है जहां पे वो फ्लैट 2 लोगों को एक साथ भी बेच दिए गए। सो बैंक ये वेरीफाई करती है कि वो रजिस्ट्री सिर्फ एक ही के नाम पर हुई है, उस रजिस्ट्री के बाद में और कोई रजिस्ट्री नहीं हुई है, राइट। सो वंस दिस प्रोसेस इज डन, 12 पॉइंट है मॉर्गेज क्रिएशन। मॉर्गेज क्रिएशन के लिए आपका फाइनल सैंक्शन ऑफ द लोन हो गया, फिर बैंक आपको या तो वो खुद अपने एग्जीक्यूटिव को आपके घर भेजेंगे या फिर वो आपको अपने प्रेमाइसेस में बुलाएंगे विद ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, विद लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो एक बार आप वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी अच्छे से वेरीफाई कर लेना, क्योंकि उसमें से कुछ भी अवेलेबल नहीं हुआ तो आपका मॉर्गेज क्रिएट नहीं हो पाएगा।
सबसे इंपॉर्टेंट है आपका चेन अग्रीमेंट, वो पूरा फ्लो ऑफ टाइटल के डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होने चाहिए, सोसाइटी और बिल्डर एनओसी, राइट, और आपके सारे मार्जिन मनी सेटिस्फाई होनी चाहिए, राइट, आपका ट्रांजैक्शन की जो वैल्यू है वो पूरी तरह सेटिस्फाई होनी चाहिए। बस ये तीन चीज आपको देखनी है, अगर ये सब बराबर है तो आपका मॉर्गेज क्रिएशन हो जाता है। वंस अ मॉर्गेज इज क्रिएटेड, then comes a loan disbursement. So post mortgage, bank will take the possession of all your title documents, right? मॉर्गेज भी क्रिएट हो गया, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स पे नाम भी चढ़ गया आपका। अब बैंक अपना फंड आपके सेलर के अकाउंट में रिलीज करने के लिए रेडी है, राइट। सो ये आपका लोन डिसबर्समेंट का प्रोसेस हो गया। अब लोन डिसबर्समेंट के बाद ये एक और इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो 90% केसेस में नहीं किया जाता, एग्जीक्यूटिंग द सेल डीड, राइट। अभी सेल डीड और अग्रीमेंट फॉर सेल में एक छोटा सा फर्क है। अग्रीमेंट फॉर सेल सिर्फ एक एमओयू है, राइट, वो एक टर्म्स एंड कंडीशन का एक अग्रीमेंट होता है कि किस टर्म्स पे ये ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है, लेकिन एक्चुअल फ्लो ऑफ ओनरशिप आपकी सेल डीड के थ्रू होती है। तो जब आप अग्रीमेंट फॉर सेल बनाते हैं तो एज अ प्रैक्टिस बहुत लोग ये भी करते हैं कि उसी में इंक्लूड कर लेते हैं कि जब सारे पेमेंट सेटिस्फाई हो जाएंगे तो सेम डॉक्यूमेंट को ही हम सेल डीड मान लेंगे, राइट। अगर आपने ऐसा कुछ क्लॉज आपके अग्रीमेंट फॉर सेल में नहीं मेंशन किया है, सो प्लीज इंश्योर कि आप अपने सेलर के साथ सेल डीड भी एग्जीक्यूट करें। तो उसके अंदर सेलर अपना एब्सोल्यूट राइट आपके फेवर में रेलिंक्विश करते हैं एंड यू टेक ओवर एज अ न्यू मेंबर ऑफ द हाउस, एज अ न्यू ओनर ऑफ द हाउस। सो ये एक प्रोसेस है जो बहुत लोग काफी बार स्किप कर देते हैं, बट यू हैव टू एंश्योर दैट रीसेल ट्रांजैक्शन में ये होना चाहिए। बिल्डर्स के साथ में ये नहीं होगा क्योंकि उनका ट्रांजैक्शन थोड़ा अलग होता है। And last final step is handover of keys with possession letter, right? आप चाबी तो ले लेते हैं पर बहुत बार पोजेशन लेटर नहीं लेते। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। इतना रेलिवेंट कई बार नहीं होता ये, लेकिन जितना जैसे कि मैंने कहा कि जितना ट्रांजैक्शन स्मूथ रखोगे, सिस्टमेटिक रखोगे, उतना आपको फ्यूचर में दिक्कतें कम आएंगी। तो पोजेशन लेटर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको आपके सेलर से लेना है। सो अगर आप ये सारे स्टेप्स सिस्टमेटिकली एग्जीक्यूट करते हो, सो देर आर वेरी लिटिल चांसेस कि ये प्रोसेस आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स और टीडियस लगेगा, कहीं पे भी आप अटकोगे और आपका पूरा ट्रांजैक्शन बहुत ही सिस्टमेटिक वे में पूरा हो सकता है, राइट। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी होगी, राइट, यू कैन जस्ट WhatsApp us at 8108083838 and we are always there to help you and to answer all the questions that you may have. All right. So I congratulate once again for planning to buy a house and I hope कि आपका ये investment बहुत fruitful रहे. Thank you so much.